हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है जो कि नवंबर 2024 की है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो हमारे 6 मेजर टॉपिक इसके कंप्लीट होते हैं। अब सिर्फ इसके 2 ही लेक्चर बचे हैं। पहला लेक्चर जो आएगा आज यानी कि मतलब कि 7वां लेक्चर होगा इस श्रृंखला के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम कंप्लीट करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को। अभी तक हमने देखा जाए तो पहले चैप्टर के अंतर्गत आपका आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को कंप्लीट किया। दूसरे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, तीसरे के अंतर्गत आपका ये इकोनॉमी को कंप्लीट किया गया। फिर फोर्थ के अंतर्गत आपका सिक्योरिटी को, फिफ्थ में पर्यावरण और सिक्स में आपका सोशल इशू। आज हमारा आता है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस टॉपिक को कवर किया जाएगा। फिर इसके बाद हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा इसका तो संस्कृति, नीति शास्त्र, सुर्खियों में रही योजनाएं, सुर्खियों में रहे स्थल और व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख हमारे इस टॉपिक के साथ ही हमारी ये मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी। आपके द्वारा ये अक्टूबर के करंट अफेयर की कहा जा रहा है कि उसकी भी वीडियो लेकर आइए। तो हम इसका जिस तरीके से आपका नवंबर का कंप्लीट किया है, वैसा अक्टूबर का भी दे देंगे। हमने उसका कंप्लीट कराया था जिसमें 3 टॉपिक आपके एक साथ पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट करा दिए थे। अब लेकिन उसको जिस तरीके से सेक्शन वाइज इसको कंप्लीट कराया, वैसा अक्टूबर का भी कंप्लीट करा देंगे। फिर हमारे द्वारा एक और नई सीरीज आपके लिए, जैसे हमने एक कुछ दिन पहले एक शॉर्ट्स वीडियो डाला हुआ था जिसमें आपको बताया था कि जनवरी 2024 से नवंबर 2024 यानी कि जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है वो आपका होगा, जब होगा उस टाइम तक का जितना भी करंट अफेयर है वो जनवरी 2024 से अब उस टाइम तक का करंट अफेयर कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें वो एक सेक्शन वाइज होगा। जैसे कि जनवरी का आपका पॉलिटी का सेक्शन है, आपके जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि इसका जो मेंस वाले टॉपिक है, इन टॉपिक के अंतर्गत देखा जाए तो टॉपिक में क्या होता है कि इसमें कई सारे सेक्शन ऐसे दे दिए जाते हैं जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको जब प्री देना है तो प्री के लिए जितना जरूरी है उसके हिसाब से हम वो एक नई सीरीज लेके आएंगे जिसके अंतर्गत आपका प्रत्येक मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट कराया जाए। वो कम समय में भी होगा और आपको कम समय में बहुत सारी चीजें भी पता चल जाएंगी और आपका हर एक सेक्शन भी कवर होगा होगा इसी के बेस थी। ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं और से डेटा लिया जाएगा। आपका विजन आईएएस का जो भी मटेरियल होगा उसी को ही सेम उसी में लिया जाएगा, बस वो रहेगा प्री ओरिएंटेड, ताकि ये रहे कि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। और फिर आप मैगजीन देखना चाहते तो आपको मैगजीन तो कंप्लीट कराई ही जाएगी, साथ साथ वो सीरीज भी लेकर आएंगे, ताकि ये रहे कि आपको कुछ 2-3 दिन, 1-2 दिन में आपको एक लेक्चर दे दिया जाएगा। तो आप उसमें अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि वो आपको किस तरीके से है, क्योंकि मैं वो एक नया लेसन ही एक तरीके से शुरू करने जा रही हूँ। तो उसमें आपकी राय भी जरूरी है, क्योंकि आप ही के लिए ये सीरीज चलाई गई है कि जो आपके 2025 के एग्जाम को टारगेट करेगी। और उसमें आपके पीसीएस में अभी देखा हुआ है कि आपका यूपी पीसीएस में किस तरीके का कोई करंट अफेयर पूछा गया है। तो आप पीसीएस का भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए करंट अफेयर तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज ला रहे हैं। तो इसमें जैसे कि उस सीरीज का डेमो भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपका पहला लेक्चर भी दिया जाएगा, 1-2 दिन में आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके प्रत्येक मंथ वाइज, जैसे कि पॉलिटी हुआ, फिर आपका सेकेंड मंथ का पॉलिटी, वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पूरा पॉलिटी पॉलिटी का सेक्शन। फिर आपका आएगा इकोनॉमी का सेक्शन, फिर आपका आईआर का। तो इस तरीके से आपके प्रत्येक लेक्चर को कंप्लीट कराया जाएगा। तो वो होगा प्री ओरिएंटेड। ये आपकी मैगजीन तो कंप्लीट कराई जा रही है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारा जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पहला कौन सा टॉपिक आता है। पहला आता है वन डे वन जीनोम के बारे में। ये है क्या है इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद ने BRIC के प्रथम स्थापना दिवस पर वन डे वन जीनोम पहल की शुरुआत की गई है। तो किसके द्वारा पहल की शुरुआत की गई है? BIRC के द्वारा की गई है। बीआईआरसी क्या है? बीआईआरसी जो है वह जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद है। यह जो परिषद है इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने देश के 14 स्वायत्त जैव प्रौद्योगिकी संस्थानों को एक साथ लाकर इसका एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में इसका गठन किया हुआ है। इसका उद्देश्य जो है वह राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुरूप जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है और संस्थागत सीमाओं से परे नवाचार और उसके उपयोग को बढ़ावा देना है।
स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और क्षमताओं का विकास करना है और इसका जो लक्ष्य है वह इंट्रामुरल कोर अनुदान के माध्यम से अपने अनुसंधान संस्थानों में एक केंद्रीकृत और एकीकृत गवर्नेंस व्यवस्था स्थापित करना है जो अलग अलग संस्थानों के वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से जिसके द्वारा ये किया गया है BIRC के द्वारा, तो इसके बारे में ये आता है। तो आप जान लेते हैं कि वन डे वन जीनोम पहल क्या है, जिस पहल की शुरुआत की गई है। अभी तो हमने ये जाना कि इसे इसके द्वारा शुरू किया गया है, जिसके द्वारा शुरू किया गया उसके बारे में जान लिया। अब जानते हैं कि वन डे वन जीनोम पहल क्या है, इसमें के अंतर्गत क्या प्रावधान दिए गए। तो सबसे पहले तो इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि इसका उद्देश्य जो है शोधकर्ताओं के लिए माइक्रोबियल जीनोमिक्स डेटा को अधिक सुलभ बनाने के लिए प्रतिदिन एक एनोमेटेड माइक्रोबियल जीनोम सार्वजनिक रूप से जारी किया जाता है। अब माइक्रोबियल जीनोम क्या होता है, इसको भी हम आगे देखेंगे। इसके उद्देश्य को पूरा कंप्लीट कर ले, महत्व को जान ले, फिर माइक्रोबियल जीनोम के बारे में भी जानेंगे। तो यह जो है हमारे देश में पाई जाने वाली जीवाणु की एक विशिष्ट प्रजाति है। किसकी प्रजाति? जीवाणुओं की विशिष्ट प्रजाति एवं पर्यावरणीय, कृषि एवं मानव स्वास्थ्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करेगी। इस पहल का जो इम्पोर्टेंस है वह जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार सृजन और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए मानव और भारत की जैव प्रौद्योगिकी नीति को लागू करने में सहायता करता है। भारत के माइक्रोबियल संभावनाओं को साकार करना, जिससे अज्ञात सूक्ष्म जीवों की खोज होगी। माइक्रोबियल जीनोमिक्स में नवाचार को प्रेरित करना है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके प्रमुख महत्व है। अब आते हैं कि माइक्रोबियल जीनोमिक्स के बारे में। ये जो है एक तरीके से सूक्ष्म जीवों की संपूर्ण आनुवांशिक सामग्री का अध्ययन किया जाता है, जिनकी संरचना, कार्य, विकास एवं अन्य जीवों के साथ परस्पर क्रिया को समझा जा सके। सूक्ष्म जीवों को माइक्रोब भी कहा जाता है और जिन्हें माइक्रोस्कोप के बिना ठीक से नहीं देखा जाता, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जीवाणु, आर्किया, शैवाल, प्रोटोजोआ और डस्ट माइट जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें माइक्रोस्कोप से न तक नहीं देखा जा सकता है। तो इन्हें सूक्ष्म जीवों को माइक्रोब भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख जीव आते हैं। कौन कौन से आते हैं? जीवाणु, अर्किया, शैवाल, प्रोटोजोआ और डस्ट माइट इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है कि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के महत्व के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि मानव स्वास्थ्य के लिए कि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु और उनकी आनुवांशिक संरचना के बीच संबंध को समझकर शोधकर्ता उभरते रोगजनकों की निगरानी कर सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी को उपयोग को बढ़ावा न देना, जैसे कि लाभकारी गुणों वाले सूक्ष्म जीवों के उपभेदों या स्ट्रेन्स की पहचान करने से जैव ईंधन उत्पादन, बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फार्मास्यूटिकल्स के विकास आदि में मदद मिलती है। सूक्ष्म जीवों की विविधता को समझते हैं कि यह शोधकर्ताओं को सूक्ष्म जीव प्रजातियों के भीतर और उनके बीच विविधता के आनुवांशिक आधार को समझने में मदद करती है। पर्यावरणीय संधारणीयता देखी जाती है, जैसे कि जैव उपचार में सूक्ष्म जीव सभी जैव भू रासायनिक चक्रों, मृदा निर्माण, मिनरल प्यूरिफिकेशन, जैविक अपशिष्टों और विषैले प्रदूषकों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जीनोमिक्स के माध्यम से आइडियोनेला साकाइनेसिस की पहचान की गई और ये ऐसे एंजाइम का उत्पादन करते हैं जिनमें जो पेट प्लास्टिक को पुनः उपयोग और मोनोमर्स में विघटित कर देते हैं। मानव स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन के बारे में कि जीनोमिक्स का अध्ययन जो है वह मानव स्वास्थ्य और सूक्ष्म जीवों की भूमिका को पता लगाने में मदद करता है। जैसे उदाहरण के लिए आंतों में माइक्रोबायोटा में बदलाव करना दीर्घकालिक जठरांत्रिय रोगों के इलाज के लिए एक संभावित उपचार का विकल्प हो सकता है। कृषि के अंतर्गत देखा जाए तो यह पोषक चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मृदा उर्वरकता बनाए रखने, कीट और खरपतवारों के नियंत्रण और पर्यावरणीय तनाव को सहने सहने में मदद करता है। उदाहरण के लिए राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए फलीदार पौधों के साथ सहजीवी संबंध में बनाते हैं, जिससे उर्वरक की आवश्यकता कम हो जाती है। तो इस तरीके से आता है। अब आते हैं हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के बारे में कि ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला जो दुनिया का पहला देश बन गया है। दक्षिण अफ्रीका ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में नैतिकता के संबंध में कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत जो हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग की अनुमति दी गई है और इसका अर्थ होता है कि ये तकनीक का उपयोग करके आनुवांशिक रूप से संशोधित संतान उत्पन्न की जा सकती है। दक्षिण अफ्रीका के जो दिशा निर्देश है उसने WHO जैसे संगठनों द्वारा प्रस्तावित फ्रेमवर्क की तुलना में ये कम कठोर है और इसमें WHO के फ्रेमवर्क सामाजिक सहमति पर बल देते हैं। हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के बारे में जानते हैं कि ये जो है वह सोमेटिक सेल एडिटिंग केवल संबंधित व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और इसमें HFGE के तहत जन्म लाए
कोशिकाओं जिसमें शुक्राणु, अंडाणु एवं भ्रूण में परिवर्तन किया जाता है, जिससे ये परिवर्तन आगे की पीढ़ी में आनुवांशिक रूप से शामिल हो जाते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं कि इसमें जो जीनोम एडिटिंग है इसके बारे में कि यह हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के संभावित उपयोग के बारे में, जैसे कि रोग की रोकथाम के लिए, आनुवांशिक अनुसंधान के क्षेत्र में व्यक्ति के लिए, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव तकनीक के लिए होता है। ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को विनिमय करने के उठाए गए कदम, जैसे कि ओबीएडू कन्वेंशन, जो कि कन्वेंशन कई यूरोपीय राष्ट्रों ने अपनाया था और यह मानव भ्रूण के सृजन पर रोक लगाता है। इंटरनेशनल कमीशन और क्लिनिकल यूज ऑफ ह्यूमन जर्मनाइन जीनोम एडिटिंग के बारे में, जो कि ह्यूमन जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग के संभावित नैदानिक उपयोगों का आकलन करता है। भारत में स्टेम सेल अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश बनाए गए हैं, जिसमें ह्यूमन जर्मलाइन एडिटिंग और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो इसके अंतर्गत इसको विनियमित करने के प्रमुख कदम उठाए गए हैं। हेरिटेबल जीनोम एडिटिंग से जुड़ी चिंताएं, जैसे कि अप्रत्याशित परिणाम होना, नैतिक मुद्दे देखना और सामाजिक प्रभाव इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में जानते हैं कि हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। तो किसका उद्घाटन किया गया है? बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के शताब्दी समारोह का। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कार्यरत एस एन बोस राष्ट्रीय मूलभूत विज्ञान केंद्र सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में सत्येंद्रनाथ बोस के अविस्मरणीय योगदान को याद करते हुए उनकी शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहा है। और 1924 में सत्येंद्रनाथ बोस ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कणों एवं फोटॉन्स के व्यवहार को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तावित किया है और अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ उनके सहयोग से अंततः बीई सांख्यिकी परिकल्पना का भी प्रतिपादन हुआ था। सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में जानते हैं। सत्येंद्रनाथ बोस जो है वह भारतीय भौतिकी विज्ञानी थे, जिन्होंने बोस आइंस्टीन सांख्यिकी और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवधारणा को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंट कॉलेज से प्राप्त की और यह प्रफुल्ल चंद्र रे और जगदीश चंद्र जैसे चर्चित शिक्षकों के मार्गदर्शन में इन्हें पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। एस एन बोस का जो वैज्ञानिक योगदान है उसके बारे में जान लेते हैं कि बोस आइंस्टीन सांख्यिकी यह वर्णन करती है कि यह गैर परस्पर क्रियाशील और अविभाज्य कणों का संग्रह थर्मोडायनेमिक संतुलन में उपलब्ध विविध पृथक ऊर्जा अवस्थाओं को किस प्रकार ग्रहण करती है और एक तरीके से कहा है तो ये ऐसा फ्रेमवर्क प्रदान करती है जो ये कण विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर विशेष रूप से कम तापमान पर उपलब्ध क्वांटम अवस्थाओं के बीच में खुद को कैसे वितरित करना है इसके अंतर्गत आता है। पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात की जाए तो पीटर हिग्स के साथ उनके गॉड पार्टिकल का जनक कहा जाता है। मूलभूत कण को उन्हीं के नाम पर बोसोन नाम दिया गया है। उन्हें 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विज्ञान पर अपनी एकमात्र पुस्तक विश्व परिचय एस एन बोस को समर्पित की है और वे विश्व भारती के कुलपति भी रहे हैं। तो ये पुरस्कार और सम्मान है, इसके बारे में आते हैं। बॉस आइंस्टीन सांख्यिकी की निम्नलिखित परिघटनाओं को भविष्यवाणी करती है, जैसे कि बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में, जो कि अत्यंत निम्न तापमान पर बोसोन का एक बड़ा हिस्सा सबसे कम ऊर्जा वाली एक ही क्वांटम अवस्था ग्रहण करता है। इसे 20वीं सदी में पहली क्वांटम क्रांति को संभव बनाया और दूसरी क्वांटम क्रांति को क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग जैसी प्रौद्योगिकियों के विकास द्वारा परिभाषित किया जाता है। और फोटोन को व्यवहार स्वरूप देखा जाए तो इसमें सांख्यिकी के नियम ब्लैक बॉडी रेडिएशन और प्लैंक ऊर्जा के वितरण की व्याख्या करते हैं। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में जानती है, जो कि एक क्वांटम परिघटना होती है जिसकी भविष्यवाणी सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1925 में की हुई थी। यह वह अवस्था होती है जब कणों को परम शून्य ताप जो परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस प्रति केल्विन के करीब ठंडा किया जाता है और इस बिंदु पर सभी परमाणु एक ही सामूहिक इकाई बन जाते हैं और वे क्वांटम गुण हासिल करते हैं और प्रत्येक कण एक साथ पदार्थ की एक तरंग के रूप में भी कार्य करते हैं और इसे पदार्थ की पांचवी अवस्था कहा जाता है। बीएससी के गुणे के बारे में शामिल है, जैसे कि सुपर फ्लोरेटेड अति तरलता, सुपर कंडक्टिविटी, कोहेरेंस इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। मैक्रोस्कोपिंग ऑक्यूपेशन के बारे में कि बीईसी में कई कण एक ही क्वांटम अवस्था में होते हैं, जिससे मैक्रोस्कोपी स्तर पर एक तरंग के रूप में कार्य करते हैं। सुपर सॉलिड के बारे में वैज्ञानिकों ने पाया हुआ है कि बीईसी उच्च घनत्व वाले ड्रॉपलेट्स का निर्माण करती है जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हो और इन्हें कुछ विशेष नियंत्रित परिस्थितियों में रखा जाता है और ये ड्रॉपलेट्स व्यवस्थित संरचना बन जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जो कि एक सामान्य मिट्टी के खनिजों की परमाणु संरचना को समझने के लिए एक्स-रे विवर्तन और डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस का उपयोग किया गया है। थर्मोल्यूमिनेसेंस, जो कि एक तेज स्कैनिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिजाइन किया गया है जिसकी संवेदनशीलता बहुत अधिक होती है।
गॉड पार्टिकल की खोज के बारे में कि हिग्स बोसॉन की खोज बोस आइंस्टीन सांख्यिकी और बोस बीईसी की अवधारणा में निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके की गई है, तो इसके अंतर्गत आती है। अब आते हैं नेक्स्ट ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के बारे में या ओआरटी के बारे में कि हाल ही में वैश्विक स्तर पर विख्यात चिकित्सक एवं विद्वान रिचर्ड केस का निधन हो गया है। किसका निधन हुआ है? रिचर्ड केस का, जो कि एक वैश्विक स्तर पर विख्यात चिकित्सक है। उन्होंने ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इस कारण से ये ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो है एक तरीके से डिहाइड्रेशन को रोकने या इस स्थिति को ठीक करने के लिए मुंह के माध्यम से उपयुक्त सॉल्यूशन दिए जाते हैं और इन सॉल्यूशन में ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड या साइट्रेट आदि इसमें शामिल होते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में रिहाइड्रेशन का मतलब जो होता है वह पानी और इलेक्ट्रोलाइट की आपूर्ति करके शरीर में इसकी कमी को पूरा किया जाता है और मेंटेनेंस फ्लूइड थेरेपी जो है वह डिहाइड्रेशन दोबारा ना हो इसलिए लगातार तरल और पोषक तत्व की आपूर्ति की जाती है। रिचर्ड कैस ने 1960 के दशक के अंत में बांग्लादेश में हैजा के रोगियों पर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का पहला निदानिक परीक्षण किया हुआ था और उसने प्रदर्शित किया कि कम लागत वाला यह उपाय प्रभावी और सुरक्षित रूप से इंट्रावेनस फ्लूइड की आवश्यकता को कम कर सकता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की क्या कार्यप्रणाली होती है, इस कार्यप्रणाली के बारे में जान लेते हैं कि ये जो कार्यप्रणाली है इस तरीके से वर्क करती है, जिसमें यहाँ से इसकी शुरुआत देखें कि यहाँ पर ये आपका ग्लूकोज है, यहाँ ये ग्लूकोज है, यहाँ Na है, 2Na+ है, यहाँ ग्लूकोज रिपोर्टर्स है जहाँ पर सोडियम की उच्च बाह्य कोशिकीय सांद्रता द्वारा ये संचालित होती है। यहाँ ये आपका माइक्रोबिली है, ये यहाँ पर उपकला कोशिका आती है और यहाँ इस साइड देखते हैं तो 2K+3Na यानी कि सोडियम 3 सोडियम है। फिर Na+K+ATP बेस आता है, ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज यूनिपोर्टर आता है जहाँ पर डाउन हिल एल्कोहल्स को सुगम करता है। यहाँ पर बेसल सरफेस होता है जो कि रक्त में, एपिकल सरफेस होता है जिसमें इंस्टेट्राइल लुमेन होता है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी सोडियम को रक्त प्रवाह को प्रवेश करने में मदद करती है और सोडियम के प्रवेश करते ही पानी भी रक्त में पहुंचने लगता है, तो इस तरीके से ये प्रक्रिया ओरल रिहाइड्रेशन की थेरेपी कार्य करती है। अब आता है कि डायरिया और हैजा के उपचार में ये प्रभावी रही है, इसके बारे में जान लेते हैं कि डायरिया में जैसे कि बाल मृत्यु दर में कमी होना की ओआरटी ने डायरिया से संबंधित बीमारियों में होने वाली मौतों में काफी कमी की हुई है और 1990 के बाद से बाल मृत्यु दर में 2/3 की कमी हुई है। पोषण संबंधी प्रभाव देखने को मिले हैं। हैजा के अंतर्गत इसमें ओआरटी हैजा के रोगियों के इलाज में काफी प्रभावी रहा है। इससे हैजा में होने वाली मृत्यु दर में 50% से घटाकर 0.2% से भी कम कर दिया है। वैक्सों पर प्रभावशीलता देखने को मिली है जिसमें ओरल सोल्यूशन लेने वाले रोगियों को अन्य तकनीकों की तुलना में इलाज के लिए 80% से कम ड्रिप लगाने की आवश्यकता पड़ी हुई है। ओआरटी किस तरीके से काम करता है इसके बारे में जान लेते हैं कि ओआरटी आंत के अंदर शर्करा और सोडियम के अवशोषण को नियंत्रित करने वाले आणविक तंत्र के कारण प्रभावी होता है। आंत की परत बनाने वाले कोशिकाओं की सतह पर विशेष रिसेप्टर्स होते हैं जो शर्करा अणुओं को सक्रिय रूप से अवशोषित करने में सहायक होते हैं और कोशिकाओं के भीतर शर्करा और सोडियम की वृद्धि से जल एवं क्लोराइड आयनों का अवशोषण भी बढ़ जाता है। इस संबंध में कुछ भारतीय पहले हैं, कुछ वैश्विक पहले। भारतीय पहलों के बारे में बात की जाए तो नेशनल ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोग्राम जो कि 1985 में शुरुआत होती है और इससे डायरिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ओआरटी के उपयोग को बढ़ावा देने में से शुरू किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो ओआरटी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रमों के तहत डायरिया और रिहाइड्रेशन जैसी बाल्यकालीन बीमारियों के इलाज में एक महत्वपूर्ण घटक है और यह डायरिया रोको अभियान। वैश्विक पहलों के अंतर्गत बात की जाए तो डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने डायरिया का प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और जिंक का एक साथ उपयोग करने की सलाह दी हुई है। वैश्विक हैजा नियंत्रण कार्यबल के अंतर्गत इसने 2030 तक हैजा को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक रोड मैप जारी किया है। वैक्सीन अलायंस या गावी के बारे में जिसके तहत ओआरटी को बढ़ावा देने के लिए डायरिया से संबंधित बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए पहलों को समर्थन प्रदान किया जाता है। अब आते हैं आरएनए एडिटिंग के बारे में कि ये क्या है। हाल ही में मनुष्यों ने आरएनए एडिटिंग का पहला सफल नैदानिक प्रदर्शन किया हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित जैव प्रौद्योगिकी कंपनी वेब लाइफ साइंसेज ने अल्फा फर्स्ट एंटीट्रिप्सिन की कमी के इलाज के लिए से सफलतापूर्वक आरएनए एडिटिंग की हुई है और आरएनए एडिटिंग एएटीडी में प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का स्तर बढ़ जाता है और यकृत तथा फेफड़ों को प्रभावित करता है।
आरएनए एडिटिंग के बारे में जाने, यानी कि आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में, जो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो आरएनए अनुक्रमों पर आनुवांशिक जानकारी को संशोधित करती है तथा यह न्यूक्लियोटाइड को शामिल करने और उसे हटाकर या बदल कर किया जाता है। वैज्ञानिकों ने इस कार्य को गाइड आरएनए या जी आरएनए के साथ एडिनोसिन डीएमिनेज एक्टिंग ऑन आरएनए नामक एक तकनीक का उपयोग किया हुआ है। इस तरीके की जो टेक्निक होती है, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आरएनए में जो भी आगे शब्द नया जुड़ा होता है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। और कई बार क्या होता है कि इनके पैरेलल भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा किससे संबंधित है। जैसे कि इसमें जो गाइड आरएनए के साथ एडिनोसिस डीएमिनेज एक्टिंग ऑन आरएनए जो है, या एडीएआर है, वह एक टेक्निक है। इसका उपयोग किया गया है, तो इसको जो इन्फोग्राफिक्स है उसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से ये टेक्निक कार्य करती है। ये टेक्निक दी गई है, जैसे कि इसमें उत्परिवर्तित डीएनए है, यहाँ पर उत्परिवर्तित आरएनए हो गया, यहाँ पर अकार्यशील प्रोटीन होता है और ये इससे रोगी व्यक्ति हो गया। यहाँ पर उत्परिवर्तित डीएनए है, यहाँ पर गाइड आरएनए होता है, और यहाँ ये आपका एडीआर है जो कि उत्परिवर्तन में एक सुधार को संबोधित करेगा। एक कार्यशील प्रोटीन होगा और यहाँ पर एक स्वस्थ व्यक्ति होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये इसकी एडीआर एडिटिंग की प्रक्रिया होती है, और इन प्रक्रियाओं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्योंकि अभी तक ज्यादातर साइंस में जो क्वेश्चन आते हैं आरएनए डीएनए से, आपके हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आपको समझ लेना है और आपको याद भी रखना है। जीआरएनए वो छोटे आरएनए अणु होते हैं, यानी कि जो गाइड आरएनए है, और ये संशोधन के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में एमआरएनए के साथ क्षार युग्म करके एडिटिंग मशीनरी को निर्देशित करते हैं। इसकी प्रक्रिया जो है वह आरएनए के 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि एडिनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन होते हैं। ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे कि ये जो 4 ब्लॉक्स होते हैं, जिसके अंतर्गत ये इसकी प्रक्रिया कार्य करती है। कौन कौन सी? एडिनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोनिन। और एडीएआर जो टेक्निक है वह एमआरएनए में एडोनोसिन को एनोसिन में परिवर्तित करती है, और यह इनोसिन गुआनोसिन में कार्य की नकल करता है, और एडिनोसिन गुआनोसिन क्रमशः ए और जी को राइबोज के साथ संयोजित करके न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। कोशिका एडिनोसिस की जगह इनोसिन को डिटेक्ट करती है, और इस असंगत मेल को ठीक करने के लिए कोशिकीय प्रतिक्रिया शुरू की जाती है, और यह प्रतिक्रिया एमआरएनए के मूल कार्य को पुनर्स्थापित करती है, और यह कोशिका सामान्य प्रोटीन बनाना शुरू कर देती है। आरएनए एडिटिंग में कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि विशिष्टता का अभाव और क्षणिक प्रकृति, विकास प्रक्रिया के शुरुआती चरण आदि इसके अंतर्गत होते हैं। डीएनए और आरएनए के बीच एक तुलना के एडिटिंग के बीच में एक तुलना को देख लेते हैं। जैसे पहला आता है परिवर्तन का स्वरूप। डीएनए एडिटिंग एक स्थायी परिवर्तन करती है, जबकि आरएनए एडिटिंग एक अस्थायी परिवर्तन करती है, और जो समय के साथ लुप्त हो सकता है। आरएनए एडिटिंग डीएनए एडिटिंग की तुलना में अधिक सुरक्षित और लचीली होती है, और डीएनए एडिटिंग के परिणाम स्वरूप अपरिवर्तनीय त्रुटियां हो सकती हैं। एलर्जी और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आरएनए एडिटिंग की तुलना में डीएनए एडिटिंग में अवांछनीय प्रतिक्रियाओं का जोखिम अधिक होता है, और डीएनए एडिटिंग टूल कटिंग फंक्शन के लिए जीवाणु से प्राप्त प्रोटीन का उपयोग करते हैं। वहीं आरएनए एडिटिंग एडीएआर एंजाइम पर निर्भर करती है, जो पहले से ही मानव शरीर में पाई जाती है, तो इसके अंतर्गत आती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर संक्षिप्त सुर्खियों में, जिसमें हमारी पहली सुर्खी आती है अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जैव प्रौद्योगिकी विभाग मिलकर अंतरिक्ष में जैव प्रक्रियाओं और जैवों के अध्ययन करने के लिए एक नए रास्ते को खोज रहे हैं। अंतरिक्ष मिशनों के दौरान प्रमुख चुनौतियों जैसे पोषक तत्वों की निरंतर उपलब्धता की कमी, अपशिष्ट प्रबंधन, भोजन का संरक्षण, माइक्रोग्रेविटी विकिरण, कैंसर, मोतियाबिंद, हड्डी की मांसपेशियों की क्षति जैसे कई स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी के तहत स्टडी की जाएगी, जैसे जीवित जीव माइक्रोग्रेविटी स्थितियों में अनुकूलन कार्य और विकास करते हैं, और इस तरह से स्टडी में अंतरिक्ष अन्वेषण और मानव अस्तित्व को आगे बढ़ाने में मदद करती है। अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और उनके महत्व के बारे में बात की जाए तो यह माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान के अंतर्गत अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी स्थिति में प्रोटीन क्रिस्टल्स पृथ्वी की तुलना में अधिक सुव्यवस्थित और स्पष्टता से बढ़ते हैं। इससे दबावों में सटीक विकास के लिए प्रोटीन क्रिस्टल अवसंरचनाओं से संबंधित समझ बढ़ती है। विकिरण अनुसंधान रहते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए नासा के बायो सेंटिनल प्रोग्राम के तहत यह अनुमान लगाया जाता है कि अंतरिक्ष में आयनकारी विकिरण के कारण मानव कोशिकाएं डबल स्ट्रैंड टूटने की मरम्मत कैसे करेंगे।
बायो सेंटिनल प्रोग्राम को 2022 में नासा के आर्टेमिस फर्स्ट मिशन के साथ लॉन्च किया गया है। पर्यावरणीय निगरानी देखने को मिली है कि यह मंगल तथा चंद्रमा के रेगुलित को पादप वृद्धि के लिए उपयुक्त मृदा में परिवर्तित करना एक बड़ी चुनौती है, जिसका उद्देश्य जैवोपचार हेतु रोगाणुओं का अध्ययन किया जाता है। रोल मॉडलिंग के अंतर्गत इसमें अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान दीर्घावधि के अंतरिक्ष अभियानों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए बीमारियों का मॉडल तैयार करने में मदद कर सकता है। बायो रीजनरेटिव लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी संबंधी पहले, जैसे कि भारत में AXIOM-4 मिशन और गगनयान मिशन। वैश्विक पहलों के अंतर्गत अंतरिक्ष जीव विज्ञान कार्यक्रम नासा, बायोलैब, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा स्पेस ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है वह चीन रासायनिक राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रसाधन के अंतर्गत है। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के बारे में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है कि इसरो ने चंद्र मिशन प्रयोगों की योजना बनाने के लिए लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया है। इसे इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र AAKA अंतरिक्ष स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय और IIT बॉम्बे के संयुक्त सहयोग से विकसित किया है। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के बारे में, यह जो मिशन है ऐसे स्थानों पर किए जाने वाले फील्ड टेस्ट होती है जिन्हें भौतिक विशेषताएं अंतरिक्ष के चरम वातावरण की भौतिक विशेषताओं के समान होती है। इसमें नई प्रौद्योगिकियों, रोबोटिक उपकरणों, वाहनों का परीक्षण, व्यवहारिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। लेह या लद्दाख को चुनने के पीछे क्या कारण है इसके बारे में देखा जाए तो इसमें आती है भौगोलिक विशेषताएं, जैसे शुष्क और ठंडी वायु, बंजर भूमि, उच्च ऊंचाई वाले इलाकों, अत्यधिक एकांत आदि विशेषताएं मंगल या चंद्रमा के परिदृश्य में काफी समानता रखती हैं। कुछ अन्य एनालॉग मिशन में आते हैं मीमो या मीनो, यानी कि NEEMO नासा का, सीरियस SIRIUS कार्यक्रम UAE का है, इत्यादि ये प्रमुख एनालॉग मिशन है। अब आते हैं GSAT-N2 के बारे में कि हाल ही में स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने भारत के GSAT-N2 सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। GSAT-N2 या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 20 के बारे में, जो कि इसके बारे में जाना जाए तो यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एक संचार उपग्रह है। यह NSIL भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक व्यवहारिक शाखा है। इसकी विशेषताओं में आता है कि यह एक भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा, उपयोग अवधि 14 वर्ष, द्रव्यमान लगभग 4700 किलोग्राम है। भारत का प्रमुख प्रक्षेपण यान LVM-3 4000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है और इस कारण यह GSAT को ले जाने में असमर्थ होता है। इसलिए इसे स्पेस एक्स के फुलकर 9 का प्रयोग किया जाता है। महत्व के बारे में बात की जाए तो यह पूरे भारतीय क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवाओं, इन फ्लाइट कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह सहित पूरे भारत में कवरेज प्रदान करेगा, तो इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आते हैं लिग्नो सेट के बारे में। लिग्नो सेट जो है वह जापान ने लकड़ी से बना विश्व का पहला उपग्रह लिग्नो सेट लॉन्च किया है। इसके जरिए यह पता लगाया जाता है कि अंतरिक्ष की विषम परिस्थितियों का लकड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है। लिग्नोसेट के बारे में, जो एक छोटा ताड़ के आकार का उपग्रह है, इसे होनो की वृक्ष की लकड़ी से वृक्ष बना है और यह वृक्ष जापान के स्थानिक मैग्नोलिया वृक्ष का एक प्रकार है जिसके निर्माण में पारंपरिक एल्यूमिनियम संरचना और इलेक्ट्रॉनिक घटक भी शामिल होते हैं। इसका इंपोर्टेंस जो है वह अंतरिक्ष उपग्रह अंतरिक्ष संबंधी संरचनाओं के लिए नवीनीकरण सामग्रियों का उपयोग करने की एक योजना का हिस्सा है और यह धातु की तुलना में लकड़ी अंतरिक्ष की स्थितियों को बेहतर ढंग से सहन कर सकती है। ऑपरेशन द्रोणगिरी के बारे में कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ऑपरेशन द्रोणगिरी तथा एकीकृत भू-स्थानिक डेटा शेयरिंग इंटरफेस को लॉन्च किया है। यह दोनों पहलों की शुरुआत भू-स्थानिक डेटा को उदार बनाने, भू-स्थानिक अवसंरचना एवं भू-स्थानिक कौशल एवं ज्ञान को विकसित करने के लिए की गई है। भू-स्थानिक डेटा वह जानकारी है जो पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट स्थित ऑब्जेक्ट्स, घटनाओं व अन्य विशेषताओं का वर्णन करती है और इसके अंतर्गत सैटेलाइट इमेजरी, जनगणना डेटा, सोशल मीडिया डेटा आदि शामिल होते हैं और भू-स्थानिक डेटा को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना और सूचना संसाधन के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। ऑपरेशन द्रोणगिरी जो है वह राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 के तहत एक पायलट परियोजना और इसे विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भू-स्थानिक नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा कार्यान्वित किया गया और इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और व्यवसाय करने में सुगमता के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और नवाचारों से संभावित अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करना है। प्रथम चरण का जो कार्यान्वयन है वह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में किया गया और इन राज्यों में पायलट परियोजनाएं संचालित की गई हैं। कृषि, आजीविका, लॉजिस्टिक एवं परिवहन जैसे 3 क्षेत्रों में भू-स्थानिक डेटा प्रौद्योगिकी के एकीकरण में संभावित अनुप्रयोगों को एकत्रित करने के लिए अनुप्रयोगों के मामले में प्रदर्शन
किया जाएगा। राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 के बारे में जानते हैं कि इसका विजन भारत को भू-स्थानिक डेटा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी के रूप में स्थापित करना है और एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क विकसित करना और मूल्यवान भू-स्थानिक डेटा को आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना। संस्थागत फ्रेमवर्क देखने को मिलते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत एआई एक प्रमुख नोडल एजेंसी के रूप में नामित है। राष्ट्रीय डिजिटल ट्विन के अंतर्गत यह किसी भौतिक परिसंपत्ति और सेवाओं के वर्चुअल प्रतिरूप में इंटरकनेक्टेड जियो स्पेशियल अवेयर इकोसिस्टम है। भू-स्थानिक ज्ञान अवसंरचना जो कि ज्ञान और ऑटोमेशन के लिए महत्वपूर्ण भू-स्थानिक घटक प्रदान करती है, तो इसके अंतर्गत आते हैं। एकीकृत भू-स्थानिक डेटा शेयरिंग इंटरफेस जो है वह उन्नत डेटा एक्सचेंज प्रोटोकॉल और गोपनीयता संरक्षण सुविधाओं के साथ स्थानिक डेटा को सुलभ बनाने में इंटरफेस बनाया जा रहा है। और इसका महत्व जो है वह निर्बाध डेटा साझाकरण को सक्षम करेगा, जनता के कल्याण में डेटा संचालित निर्णयों को सक्षम करेगा। डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी के बारे में कि बीएसएनएल ने भारत की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी लॉन्च की है। यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन को सामान्य उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह अभी तक सैटेलाइट कम्युनिकेशन केवल आपातकालीन सेवाओं और सैन्य उपयोग तक ही सीमित था और इसमें कुछ वैश्विक पहले भी है। डी टू डी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है जैसे एएसटी स्पेस मोबाइल लिंक ग्लोबल कंसल्टेशन ग्लोबल स्पेसेस स्टारलिंक आती है। डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट के कार्य के बारे में जिसका सिद्धांत जो है वह अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट धरती पर मौजूद सेल टावर्स की तरह कार्य करती है और गैर स्थलीय नेटवर्क प्रौद्योगिकी जो वह है वह उपकरणों सैटेलाइट के बीच निर्बाध तरीके से ये दो तरफा संचार को सक्षम बनाती है। इस महत्व के इंपोर्टेंस के बारे में बात की जाए तो विश्वसनीय कनेक्टिविटी हाई स्पीड इंटरनेट और व्यापक कवरेज यूपीआई भुगतान को सपोर्ट करना आपातकालीन कॉल्स और एसओएस संदेश होते हैं। चुनौतियां जैसे कि विलंबिता का होना बेनामी की चुनौतियां देखने को मिलना स्पेक्ट्रम आवंटन डिवाइस संगतता प्रसार संबंधी चुनौतियां इसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज के बारे में कि जीईएस प्रणाली सौर और पवन ऊर्जा के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण के विकल्प के रूप में सामने आई है। ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज के बारे में जो कि एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा भंडारण प्रणाली है जो विद्युत भंडारण और उत्पादन के लिए गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करती है। यह सिद्धांत जब अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध होती है तब उस ऊर्जा का उपयोग एक भारी वस्तु को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है और यह प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा संग्रहित हो जाती है और यह ऊर्जा की मांग बढ़ती है तो यह सौर और पवन ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती। तब उस भारी वस्तु को नीचे छोड़ा जाता है और गिरने से उत्पन्न होने वाली गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जाता है जिसे फिर से उपयोग में लाया जाता है। वजन के रूप में अक्सर पानी कंक्रीट ब्लॉक और या संपीड़ित मिट्टी के ब्लॉक का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इसके लाभ जैसे कि उच्च दक्षता विशाल भंडारण क्षमता कम पर्यावरणीय प्रभाव और लंबे समय तक उपयोग होता है और इसका उपयोग नवीनीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और ग्रिड स्थिरीकरण आदि में किया जाता है। अब आते हैं ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान के बारे में कि या ब्रिक नाबी के बारे में कि ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान नामक संस्थान का उद्घाटन मोहाली पंजाब में किया जाता है। ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान के बारे में इसे राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान और सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग के रणनीतिक विलय के माध्यम से गठित किया गया है। इसका वित्त पोषण जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है और इसका उद्देश्य आनुवांशिक हेरफेर चयापचयन पथ आदि में अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है और यह बड़े पैमाने पर उत्पादन सुविधाएं बनाकर स्टार्टअप का पोषण करके भारत के जैव विनिर्माण में मौजूदा कमियों को दूर करना है। पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक के बारे में कि हाल ही में केंद्रीय विज्ञान मंत्री एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफीथ्रोमाइसिन लॉन्च किया है। एंटीबायोटिक के बारे में जो कि एक रासायनिक पदार्थ होते हैं और इन्हें कृत्रिम रूप से कुल सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित होते हैं और इनका रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने और इनकी वृद्धि को रोकने के लिए दवाओं के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यह मनुष्यों और पशुओं के लिए इनकी विषाक्तता भी कम होती है। कुछ एंटीबायोटिक के उदाहरण होते हैं जैसे कि स्ट्रिप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन एरिथ्रोमाइसिन इसके प्रमुख उदाहरण होते हैं। अब आते हैं जेद्दाह प्रतिबद्धताएं अपनाई गई हैं इनके बारे में कि रेवाड़ू रोधी प्रतिरोध पर चौथे वैश्विक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन में जेद्दाह प्रतिबद्धताएं अपनाई गई। या वन हेल्थ अप्रोच के माध्यम से एएमआर से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई हेतु एक व्यापक फ्रेमवर्क है और इसका उद्देश्य एएमआर संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में राजनीतिक घोषणा पत्र को व्यवहारिक कार्रवाइयों में परिवर्तित करता है और एएमआर तब होता है जब बैक्टीरिया वायरस और अन्य सूक्ष्म जीव उन दवाओं के प्रभाव से
बचने की क्षमता को विकसित कर लेते हैं और उन्हें नष्ट करने में बनाए जाते हैं। जेदाई प्रतिबद्धताओं की मुख्य विशेषताएं आती हैं, जैसे कि वे कानून रूप से गैर बाध्यकारी प्रकृति की होती है। वन हेल्थ एएमआर लर्निंग हब होता है, जो कि एक बहुराष्ट्रीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और क्षमता निर्माण करने में ध्यान केंद्र करते हैं। वन हेल्थ अप्रोच जो है वह इंटीग्रेटिव व यूनिफाइड दृष्टिकोण होता है, जिसका उद्देश्य लोगों, जंतुओं, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को स्थायी रूप से संतुलित और अनुकूलित करता है। एएमआर से निपटने के लिए शुरू की गई पहले, जिसमें वैश्विक पहले आती है कि ग्लोबल एंटी मिक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलेंस सिस्टम रीएक्ट, यानी कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध कार्यवाही, रोगाणु प्रतिरोध पर वैश्विक कार्य योजना आती है। भारतीय पहलों के बारे में कि राष्ट्रीय एएमआर नियंत्रण कार्यक्रम जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है। भारतीय पहलों में रेड लाइन अभियान, राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज प्रयोगशालाओं का राष्ट्रीय निगरानी नेटवर्क रहा है। 2025 तक ईएमआर के खिलाफ कार्यवाही पर साक्ष्य हेतु स्वतंत्र पैनल है, राष्ट्रीय ईएमआर समन्वय तंत्र है, और ये गिलास ईएमआर, एएमसी, एनीम्यूज और इन्फ्रॉन जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैश्विक डेटा साझाकरण को बढ़ावा देती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, महामारी निधि परियोजना शुरू की गई है इसके बारे में कि यह निधि जो है महामारी से निपटने और तैयारी और प्रक्रियाओं के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने पशु रोगों से निपटने के लिए पशु चिकित्सा उपकरण एवं मानक दिशा निर्देश व संकट प्रबंधन योजना पर डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। महामारी निधि परियोजना के बारे में कि G20 महामारी निधि द्वारा वित्त पोषित $25 मिलियन की निधि है। मैं भारत में पशुपालन मंत्रालय ने G20 महामारी निधि के समक्ष इस परियोजना के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, और इसका उद्देश्य इस निधि से निम्न और मध्यम आय वाले देशों को वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा, ताकि वे पशु स्वास्थ्य खतरों और महामारी से निपटने की क्षमता को विकसित कर सके। और इसे कार्यान्वयन करने वाले संस्थानों में आती हैं एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक तथा खाद्य और कृषि संगठन आते हैं। पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए भारत की पहले के राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसका उद्देश्य खुरपका, मुहपका रोग तथा ब्रूसेलोसिस को नियंत्रित और उनका उन्मूलन करना है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसका उद्देश्य देशज गौजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के साथ उनकी उत्पादकता में सुधार करना होता है। और आखिर पशु रोग के प्रकोप को गंभीरता में लेने की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में जान लेते हैं कि यह जूनोटिक रोगों के संक्रमण को रोका जा सकता है। सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभावों को इसके अंतर्गत कम किया जा सकता है। महामारी निधि परियोजना के अंतर्गत प्रमुख पहले आती है, जैसे कि पशु स्वास्थ्य प्रयोगशाला और वैक्सीन निर्माण केंद्रों को अपग्रेड और उनका विस्तार करना है, और बीमारी के प्रकोपों का पता लगाने और समय पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी और निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी क्रॉप्स के बारे में कि यह जो क्रॉप्स है वो एक तरीके से विश्व स्वास्थ्य संगठन और साझेदारों ने हाल ही में एम पॉक्स के प्रकोप के चलते पहली बार जीएचईसी को सक्रिय किया है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ग्रुप को सक्रिय किया है। जीएचईसी के बारे में इसकी उत्पत्ति जो है वह डब्ल्यूएचओ ने 2023 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना कोविड-19 महामारी के दौरान देशों को बेहतर समन्वित समर्थन सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के खिलाफ प्रक्रियाओं को मजबूत करना है तथा देशों और स्वास्थ्य आपातकालीन नेटवर्क के एक सहयोग मंच के रूप में कार्य करना है। इसकी भूमिका में कि यह देशों के उनके स्वास्थ्य आपातकालीन कार्यबल, विशेषज्ञों की बढ़ती तैनाती और तकनीकी लीडर्स की नेटवर्किंग पर समर्थन करती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके बारे में आता है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक आएगा संस्कृति का, और इसके आगे के जितने भी टॉपिक है वो इसी में कवर हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारी नवंबर की मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन करें। वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद।